Good afternoon, students. This is Preeti Ramteke, and I am going to start the new component, that is vacuoles. So, what is vacuoles? Vacuoles are the membrane-bound sacs prominently found in the plant cells. ये ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, छोटे छोटे, हम बोल सकते हैं कि जिसके अंदर कोई ग्राउंड सब्सटेंस या एंजाइम्स प्रेजेंट है, ऐसे वैक्यूल्स, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है and specially present into the plant cells. Okay, in animal cells, whenever it is present, they are few in numbers and smaller in size. अगर ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है तो बहुत ही कम मात्रा में रहेंगे और छोटे छोटे रहेंगे. जनरली देयर आर 2 or 3 परमानेंट वैक्यूल्स इन अ प्लांट सेल्स. जनरली हम लोग वैक्यूल्स की अगर बात करेंगे तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सेल्स में ही पाए जाएंगे, ठीक है. और परमानेंटली वैक्यूल्स होते हैं, जो कि प्लांट सेल्स में जो भी होंगे वैक्यूल्स, वो परमानेंट वैक्यूल्स होंगे. इन सम लार्ज प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल ऑक्युपाइज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल. इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल. अगर सेल है, ठीक है, सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में अगर एक सेल में अगर सपोज प्रेजेंट है इस प्रकार से, तो ये पूरा सेंट्रल पार्ट ऐसा ऑक्युपाई करेगा. तो ऐसे वैक्यूल को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल वैक्यूल. इन सच सेल्स वैक्यूल कैन ऑक्युपाई एज मच एज 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल. ऑब्वियसली अगर मैंने आप डायग्राम देख रहे होंगे तो ये लगभग सेल का 90% भाग जो है वो घेर लेता है, ठीक है. आगे क्या बोलता है? द वैक्यूल्स आर बाउंड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ठीक है. अब जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. ये सेल है और ये सेल के अंदर का वैक्यूल है, जैसे मान लो. तो ये जो मेम्ब्रेन बनी है ना, ये जो मेम्ब्रेन बनी है, this membrane is called as tonoplast membrane and it is semi permeable membrane. So what is the function of semi permeability? ये किसी को भी अंदर नहीं आने देगा, यानी ये जो है टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इसके अंदर वो किसी को भी आने नहीं देगा. जो उसके काम की चीज़ है ना, वो उसी को अंदर आने देगा. तो इस मेम्ब्रेन का फंक्शन कैसा है? सेमी परमिएबल है और इसे टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहा जाता है. This membrane helps in maintaining the composition of vacuolar fluid, the cell sap. ये मेम्ब्रेन क्या करता है? ये मेम्ब्रेन सेल के मतलब जो भी कंपोजिशन है, वैक्यूलर फ्लूइड जो है ना, इसके अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड का जो कंपोनेंट है, कंपोजिशन है, उसे मेंटेन करके रखता है, ठीक है. और मेम्ब्रेन के भी फ्लूइड के, इसके वजह से मेम्ब्रेन का भी जो फ्लूइड है वो भी मेंटेन होता है. सो व्हेनेवर वैक्यूलर फ्लूइड ऑफ द सेल सैप मेंटेन द कंपोजिशन, इट डिफरेंट फ्रॉम द साइटोसोल. इसका जो कंपोजिशन होगा, है ना, इसका जो कंपोजिशन होगा वो सेल साइटोप्लाज्म से अलग होगा, ठीक है. इसका जो कंपोजिशन होगा वैक्यूल के अंदर का, वो सेल साइटोप्लाज्म से बिल्कुल भी डिफर करेगा, अलग होगा. सो कंपोजिशन ऑफ द सेल सैप डिफर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स. इसीलिए हर सेल में वैक्यूल का जो भी कंपोजिशन होगा वो हर सेल में अलग अलग पाया जाएगा. The cell sap of central vacuole is a storehouse of the various ions and thus is hypertonic to cytosol. जो सेल सैप होता है सेंट्रल वैक्यूल, मतलब इसके अंदर जो पाया जाने वाला सेल सैप होता है, ये स्टोर हाउस है एक प्रकार से, जिसमें अलग अलग प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ आयंस पाए जाते हैं. इसीलिए इसे हाइपरटोनिक साइटोसोल भी कहा जाता है. क्यों हाइपरटोनिक साइटोसोल कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, अपने अंदर के जितने भी, मतलब सेल का जो भी कंपोनेंट है, इस फ्लूइड को मेंटेन करते हुए वो क्या करता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है. मैं आपको हाइपरटोनिक का स्पेशली डायग्राम शो करती हूँ, आपको अच्छे से और अच्छे से समझेगा, ठीक है.
ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो हाइपरटोनिक में क्या हुआ है। ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है ये देखो कैसे श्रिंक हो गए हैं सारे सेल्स, है ना। इसका मतलब है कि जो इनर फ्लूइड है वो बाहर गया है, यानी ये अंदर के फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। सेम हाइपरटोनिक के अपोजिट अगर आप देख सकते हो तो हाइपोटोनिक है। इसका मतलब ये बाहर से लिक्विड मटेरियल को अंदर लाता है और अंदर के टर्बिडिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। और आइसोटोनिक क्या है, ये ना तो हाइपरटोनिक है और ना ही हाइपोटोनिक है, यानी बिल्कुल प्रॉपरली वाटर को क्या करके रखा है उसने, मीडियम में मेंटेन करके रखा है, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। हाइपरटोनिक में क्या हुआ है, H2O बाहर गया है ताकि वो खुद के अंदर के फ्लूइडिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या हुआ है, बाहर से अंदर फ्लूइड आया है, मीन्स वाटर अंदर लिया है उसमें, जिसके वजह से सेल्स जो है वो, मतलब जो सेल्स हो जो है वो टर्बीड हो गए, टर्जिड्स हो गया, ओके। एंड आइसोटोनिक का मतलब है नाइदर वाटर कम्स इनसाइड नॉर इट गोes outside, so it maintains the medium situation, okay, so I hope you will understand, ठीक है। फिर से बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ओके, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी था आपको ये चीज़ समझाना, ठीक है। स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड्स ऑफ सर्टन प्लांट स्टोर ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक प्रोटीन्स। छोटे छोटे जो मतलब जो क्या बोलेंगे हम लोग, जो सीड्स होते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनका जो वैक्यूल होता है ना, उनका जो वैक्यूल होगा ये किसके इससे भरा होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि प्रोटीन, सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन होगा। ऑब्वियसली वो सीड्स है, जर्मिनेट होने वाली है, तो उसमें एबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड होना ज़रूरी है ताकि तभी वो जर्मिनेट होगा, ओके। इन वैक्यूल्स अलॉन्ग विथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ओके। तो वैक्यूल में और क्या क्या रहता है, देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। अदर कंपाउंड्स आर स्टोर्ड दैट आर हार्मफुल और अनपैलेटेबल टू हर्बिवोर्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अलावा और भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हर्बिवोर्स एनिमल्स के लिए, ठीक है। देयर बाय प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स, ठीक है, जो कि प्लांट्स का मतलब प्लांट्स के अंदर है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। अट्रैक्टिव कलर्स ऑफ द पेटल्स आर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ सच पिगमेंट्स इन द वैक्यूल्स। अब देखो क्या बोल रहा है वो, अगर ये वैक्यूल्स फ्लावर में है, ठीक है, तो ये जो अट्रैक्टिव कलर जो बनता है, ये वैक्यूल्स के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं बहुत सारे अलग अलग कलर के, जिसके वजह से वो अट्रैक्शन बनता है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, इनटेक ऑफ फूड और फॉरेन पार्टिकल्स बाय फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। देखो आगे क्या बोल रहा है वो, कि इनटेक ऑफ फूड और फॉरेन पार्टिकल्स, मान लो कि जैसे ये वैक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर फूड है, तो ये फूड जो है, फूड और जो फॉरेन पार्टिकल्स ये अंदर कैसे आते हैं, ड्यू टू द फैगोसाइटोसिस, यानी बाहर के मटेरियल को, बाहर के फूड मटेरियल को या बाहर के फॉरेन मटेरियल को ये एंगल्फ कर लेता है, खा लेता है, अंदर ले लेता है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, ओके। सो इन दिस वे formation of food takes place inside the vacuole. In fresh water, unicellular forms like paramecium, excretion and osmoregulation takes place by contractile vacuole. Okay, paramecium सबने देखा है, कुछ ऐसा स्लीपर लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें जो वैक्यूल होगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। तो इसके वजह से क्या होगा, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन प्रॉपरली होगा। ऑस्मोरेगुलेशन अभी मैंने बताया कि क्या है, किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर बाहर से अंदर की ओर कोई भी मटेरियल को अंदर लाना और अंदर से बाहर किसी भी मटेरियल को बाहर भेजना, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन, ओके। तो ऑस्मोरेगुलेशन विच इज हैपन थ्रू द मेम्ब्रेन्स इटसेल्फ, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन किस में होता है, पैरामेशियम विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल
वैक्यूल. सो वैक्यूल्स मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल. एट द एंड कहने का मतलब है कि ये जो वैक्यूल है ये सेल की टर्जिडिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं. हाँ, यहाँ पर आपका ये जो वैक्यूल जो है ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है. ठीक है, सेल का ये नेक्स्ट मतलब 7th कंपोनेंट था जो कि हमने यहाँ पर देखा. और आगे क्या बोलता है, इन एडिशन टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देयर आर सेवरल अदर सेल ऑर्गेनल्स बाउंड बाय सिंगल लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल. देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो और 2 से 3 लगभग जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक साथ आते हैं और खुद का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं. ठीक है, अगर आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होगा पता तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके प्रॉपरली उसका मतलब समझ सकते हैं. ठीक है, देयर आर सेवरल अदर सेल ऑर्गेनल्स बाउंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखो क्या होता है कि मतलब जैसे कि मान लो ये सेल है और ये सेल के अंदर छोटे छोटे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर कनेक्शन इनके बीच में होता है. ठीक है, तो ये सिंगल लेयर बाउंडेड ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर. तो इसी प्रकार के वो उसका बताने का मतलब ये है कि इसी प्रकार के और भी ऑर्गेनल्स है जो कि सिंगल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड है. ठीक है, तो सबसे पहला उन्होंने बताया माइक्रो बॉडीज़. ठीक है, ये जो माइक्रो बॉडीज़ है क्या है देखते हैं. माइक्रो बॉडीज आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, दोनों में पाए जाते हैं. दिस आर माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, बहुत ही छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं. माइक्रो बॉडीज कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं बेस्ड ऑन विच दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, उसके आधार पर हम इसे 2 इसमें विभाजित करेंगे. फ्यू ऑफ विच आर एक्सप्लेन्ड हियर. तो सबसे पहला है स्पैरोसम्स. ठीक है, स्पैरोसम्स और दूसरा दिया है पैरोक्सिसम्स. स्पैरोसम्स क्या है, ये भी एक प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड सैक है छोटा सा. दीज आर फाउंड मेनली इन द सेल्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द फैट्स. इसका फंक्शन है कि ये सिंपली किसी फैट का सिंथेसिस करता है और उसे स्टोर भी करके रखता है. एग्जाम्पल एंडोस्पर्म ऑफ द ऑयल सीड्स, जो भी ऐसे सीड्स जो जनरली ऑयल को स्टोर करके रखती है जिससे ऑयल निकलता है. ठीक है, तो सीड्स का जो एंडोस्पर्म होगा वहाँ पर ये पाया जाएगा सबसे ज़्यादा. द मेम्ब्रेन ऑफ स्पैरोसम्स इज हाफ यूनिट मेम्ब्रेन, दैट इज दिस मेम्ब्रेन हैज़ ओनली 1 फॉस्फोलिपिड लेयर. ओके, मतलब ये डबल फॉस्फोलिपिड लेयर नहीं है, ये सिंगल बाउंडेड है, तो यहाँ पर हाफ यूनिट मेम्ब्रेन ही होगा. ठीक है, सो इट कंटेन्स द सिंगल और ओनली 1 फॉस्फोलिपिड लेयर. बायलिपिड लेयर नहीं बोल रहे हम लोग, फॉस्फोलिपिड लेयर विच इज सिंगल, तो हम इसे हाफ यूनिट मेम्ब्रेन भी कहेंगे. ठीक है, दूसरा जो माइक्रोबॉडीज है वो है पैरोक्सिसम्स. पैरोक्सिसम्स कंटेन्स एंजाइम्स दैट रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट. पैरोक्सिसम्स भी एक ऐसा प्रकार का मतलब ये है ऑर्गेनल है जो कि जिसके अंदर एंजाइम्स है जो कि हाइड्रोजन एटम को सबस्ट्रेट से रिमूव करने की कैपेसिटी को मतलब बरकरार रखता है. ठीक है, यानी कोई भी सबस्ट्रेट हो जैसे मान लो उसमें से हाइड्रोजन एटम को वो निकालता है ये एंजाइम जो कि पैरोक्सिसम में पाया जाता है. मतलब इसमें पैरोक्सिसम में ऐसा एंजाइम है जो कि मान लो कोई सबस्ट्रेट है, जैसे मान लो कोई प्रोटीन है, प्रोटीन एक सबस्ट्रेट है, तो इसमें से हाइड्रोजन एटम को वो बाहर करेगा. कौन से एटम को, हाइड्रोजन एटम को बाहर करेगा इसके अंदर का एंजाइम. ठीक है, एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, और क्या करता है ये, और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम को अगर वो रिमूव कर रहा है तो बदले में वो उसी हाइड्रोजन एटम की मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म करेगा विच इज यूटिलाइज बाय द ऑक्सीजन. ओके ओके. At the same time, paroxysm also contains enzymes that convert toxic H2O2. उसी समय ये paroxysm इस ऐसे ऐसे प्रकार के एंजाइम्स को मतलब रखता है जो कि टॉक्सिक H2O2 को भी कन्वर्शन करने का उसमें एबिलिटी होता है. ठीक है,
तो ये टॉक्सिक H2O2 जो है वो किस में कन्वर्ट करेगा, वाटर में. नाउ वाटर इज नॉट हार्मफुल टू आवर बॉडी. ओके, तो ये जो एंजाइम है जो कि पैरोक्सिज्म में प्रेजेंट है, ये टॉक्सिक H2O2 को भी वाटर में कन्वर्ट करता है. कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल टेक्स प्लेस इन द लीवर सेल बाय पैरोक्सिज्म. देखो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है उसने, कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. आप सभी को पता है जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं, उनके लीवर में अल्कोहल होगा ऑब्वियसली. तो वहाँ के जो सेल्स होंगे लीवर के, ये क्या करता है, सेल के अंदर के जो पैरोक्सिज्म्स है ये अल्कोहल को जो टॉक्सिक है उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है. ठीक है, कन्वर्जन करता है टॉक्सिक सब्सटेंस का. समझ में आया. तो यहाँ पर आपका जो माइक्रो बॉडीज़ का टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है. एक छोटा सा टॉपिक आपको यहाँ पर दिया है, ग्लाइऑक्सिसम्स. ये भी 8th कंपोनेंट है सेल का. देखो इसकी डायग्राम भी प्रॉपर आपको यहाँ पर दी है. क्या है ग्लाइऑक्सिसम्स? दीज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कंटेन एंजाइम्स. अगेन एंजाइम यहाँ पर आया है. ये भी जो ग्लाइऑक्सिसम है ये क्या करता है, एंजाइम कंटेन करता है दैट कन्वर्ट फैटी एसिड्स टू शुगर. ये फैटी एसिड्स को शुगर में कन्वर्ट करता है. दे कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स ओनली. ओके, ये आपको कहाँ दिखाई देंगे, जर्मिनेटिंग सीड्स में, वेयर द सेल्स यूटिलाइज इट. ओके, स्टोर्ड फैट वेयर द सेल्स यूटिलाइज स्टोर्ड फैट्स एज सोर्स ऑफ शुगर. यहाँ पर ये क्या करेंगे, फैटी एसिड्स बोले तो क्या है, ये फैट्स है. सो they use fats as a source of sugar till it starts photosynthesizing on its own. जब तक वो खुद का photosynthesizing की जो प्रोसेस है वो खुद से स्टार्ट नहीं कर देता. यानी जर्मिनेशन होगा, सीड जर्मिनेट होगा तो वहाँ पर छोटी छोटी 2 लीफ आएगी, है ना. और जो ऐसे ही लीव्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो ये फैटी एसिड्स को यूज़ करना एज अ शुगर उसे यूज़ करना ये बंद कर देगा. लेकिन जब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं होंगी तब तक ये फैटी एसिड्स को, यानी जो फैट वहाँ स्टोर है ग्लाइऑक्सिसम में, ये सीड्स वहाँ का जो फैट है एज अ शुगर उसको यूज़ करेगा. ठीक है, तो काफ़ी अच्छी आपको डायग्राम भी यहाँ पर दी है. तो एक छोटा सा ग्लाइऑक्सिसम नाम का ऑर्गेनल हमने यहाँ पर पढ़ा. नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा. ओके, सो ऑल ऑफ यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वैक्यूल एंड ग्लाइऑक्सिसम्स प्रॉपरली. सो आई एम गोइंग टू stop here. So thank you.